नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में द स्टडी हब। हम ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मेनली होगी जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें जो भी कंटेंट होगा वो ए से लेके जेड तक कवर किया जाएगा आपके सिलेबस के अनुसार, और कोई भी चीज़ जो है वो छोड़ी नहीं जाएगी। जो पेड लेक्चर में कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है वही कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ का, आप इसमें देख लीजिएगा कि आगे आपको किस तरीके का नॉलेज, किस तरीके की चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी क्या होता है? सिंपली बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। ज्योग्राफी मीन्स, ज्योग्राफी जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, जियो एंड ग्राफ। तो विच मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ में क्या होता है? जैसे कि अर्थ में जो लैंडफॉर्म्स हैं उनकी स्टडी, सी के बारे में जानना, एटमॉस्फेयर के बारे में जानना। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ मीन्स कि अर्थ पे क्या क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो इसकी जो दो फील्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट दो फील्ड्स हैं, वो हैं फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो किस बारे में बात करती है? वो नेचुरल प्रोसेसेस से जो कि लैंडफॉर्म्स बनते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आती है, उसको जो चेंज इन इन्वायरमेंट होता है उसको हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, फिजियोग्राफी मीन्स जो फिजिकल चेंज आता है ना, फिजिकल चेंज मीन्स कोई लैंडफॉर्म जो है वो बन रहा है। जैसे ये माउंटेन है, ये माउंटेन जो है ये बन रहा है और टूट भी रहा है। फॉर एग्जांपल अरावलीज, जो अरावलीज थी वो एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी, लेकिन अब जो उनका जो एलिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो कुछ जो है वो कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं। डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस फॉर एग्जांपल जैसे इरोजन होती है, तो अभी उनका जो है वो इरोजन हो चुका है, तो अरावलीज जो है वो इरोड हो चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा, अब वो एज अ प्लेन की तरह हमें नज़र आती है। तो ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं जो चेंज होता है, नेचुरली जो चेंज आती है, जिसकी वजह से हमें लैंडफॉर्म्स में चेंजेस मिलते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस मिलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है? ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं सोशल ज्योग्राफी के बारे में, कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसिप्लिन्स। सोशल ज्योग्राफी जो है उसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? जिसमें हम पढ़ते हैं एवरीडे लाइफ के बारे में। ठीक है, वी फोकस्ड ऑन एवरीडे लाइफ एंड द वे सोशल ग्रुप्स इंटरेक्ट बी ईच अदर। वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और उस स्पेस में रहते कैसे हैं, सोशल हमें ये बताता है, सोशल ज्योग्राफी ये बताता है। कल्चरल ज्योग्राफी जो है वो कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में बात करती है, कल्चरल प्रैक्टिस के बारे में बात करती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो डे टू डे अर्निंग्स के बारे में बात करती है कि लोग जो हैं वो कैसे अर्न करते हैं, उनके रहने का तरीका क्या है, इस बारे में जो है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी बात करती है। ये चारों जो है वो किसकी ब्रांच है? ये ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच है। सो दिस इज ज्योग्राफी एंड द टू फील्ड्स, टू इंपॉर्टेंट फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी। आगे चलते हैं, आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो हम लैंडफॉर्म्स के बारे में आपसे मैंने बात की। जब हम लैंडफॉर्म्स की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। ज्योग्राफी में हम जब स्टडी करते हैं लैंडफॉर्म्स की, उसको क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। और जब हम वाटर बॉडीज की स्टडी करते हैं, ओशन की स्टडीज करते हैं, ठीक है, सी की स्टडी करते हैं, वाटर बॉडी की स्टडी करते हैं, जब उसको बोलते हैं ओशनोग्राफी। और जब हम अपने इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इन्वॉल्व ऑफ गैसेस, ठीक है, विच सराउंड्स अर्थ, और उनके इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। तो लैंडफॉर्म की स्टडी के लिए जियोमॉर्फोलॉजी, वाटर बॉडीज को स्टडी के लिए क्या बोलते हैं हम? ओशनोग्राफी। एंड स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट और इन्वॉल्व ऑफ गैसेज विच सराउंड द अर्थ एंड इट्स इम्पैक्ट इज नोन एज क्लाइमेटोलॉजी। इसको हम क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। अब क्लाइमेटोलॉजी से आपको पता चलेगा कि आज का जो हमारा क्लाइमेट है वो ठीक नहीं है। हमारे यहाँ पे जब बारिश होनी चाहिए तब नहीं होती है, और जब नहीं चाहिए तब बारिश हो जाती है। तो जो हमारा क्लाइमेट है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। किस वजह से? हमारा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। एशियन ब्राउन क्लाउड के बारे में आपने सुना होगा। एशियन ब्राउन क्लाउड के बारे में जानकारी हमें 2015 में मिली। ठीक है, हमने इसको रिकॉग्नाइज किया, अंडरस्टैंड किया 2015 में। ये कहाँ दिखाई पड़ता है? ये नवंबर से लेके अप्रैल मई तक, ठीक है, नवंबर से लेके मई तक दिखाई पड़ता है ओवर द पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे ये दिखाई पड़ता है। और ये किससे बनता है? ये एरोसोल से बनता है। ठीक है, एरोसोल और सूट। देखो ये क्या मटेरियल होता है? ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या होता है, जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से ऊपर जाते हैं। जब आप फ्यूल बर्न करते हैं, जब आप फ्यूल बर्न करते हैं, फ्यूल बर्न करने से हवा के साथ छोटे छोटे कण भी जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं।
उन डस्ट पार्टिकल्स को हम एरोसोल्स बोलते हैं। ये जो एरोसोल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं रेनफॉल करवाने के लिए। तो ये एरोसोल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन इनसे क्या होता है कि जो सनलाइट है वो भी क्या हो जाती है, ब्लॉक भी हो जाती है। तो एशियन ब्राउन क्लाउड के बारे में हमें 2015 में पता चला, ठीक है। ये पॉल्यूशन की वजह से बनता था और काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन था हमारे कहाँ पे, क्योंकि चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। चाइना की आपको पता है, चाइना ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है और अभी भी वो ग्रो कर ही रहा है। लेकिन अभी जो ग्लोबल इकॉनमी है वो इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है सिवाय इंडिया को छोड़ के। तो एशियन ब्राउन क्लाउड का जो मेन रीज़न है वो क्या है, पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन कहाँ से, इंडिया आपको पता है डेवलपिंग कंट्री है, चाइना भी एज अ डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस उसके पास है, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। बड़े बड़े कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। तो ये चाइना के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और इंडिया के ऊपर है, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी से डेवलप कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसलिए ये जो एशियन ब्राउन क्लाउड है ये कहाँ दिखाई पड़ता है, इन कंट्रीज़ के ऊपर। इतने पॉल्यूशन की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 3000 लोग इंडिया में हर दिन मारे जाते हैं और मोस्टली जो डेथ होती है वो प्रीमेच्योर होती है। प्रीमेच्योर डेथ का मतलब ये है कि आपकी मौत तब नहीं होती है जब होनी चाहिए, उससे पहले हो जाती है इस पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर डेथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओशंस। ओशंस के बारे में बात करते हैं। हिस्टोरिकली आपको पता है 4 ओशंस जो थे वो मेन थे। कौन सा, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन नॉर्थ में। ऐसा कौन सा ओशन है जिसकी शेप जो है एम की तरह है, वो है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की जो शेप है वो एम की तरह है। अटलांटिक ओशन जो है उसकी शेप एस की तरह है और पैसिफिक ओशन को शांत बोलते हैं, क्या, पीसफुल, शांत महासागर। तो हिस्टोरिकली 4 ओशन जो थे वो मेन थे, लेकिन कुछ डेवलप कंट्रीज जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स रिकॉग्नाइज साउदर्न ओशन, ठीक है, साउदर्न ओशन एज अ 5th ओशन। इन्होंने बोला कि जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे जो पानी है, ठीक है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे जो पानी है उसको हम क्या बोलेंगे, साउदर्न ओशन। उसको क्या बोलेंगे हम, साउदर्न ओशन और अंटार्कटिक ओशन। तो साउदर्न ओशन जो है वो नया ओशन है, 5th ओशन है और उसका नाम क्या है, अंटार्कटिक ओशन और साउदर्न ओशन। नाउ आपको पता है कि हमारा जो ग्लोब है, हमारी जो अर्थ है बीच में से गुजरता है इक्वेटर। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होगा कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये बीच में इक्वेटर है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो क्या है, वो है लैंड, डोमिनेटेड बाय लैंड। यहाँ पे लैंड की डोमिनेशन है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे रशिया है, चाइना है, यहाँ पे यूएस है, तो यहाँ पे क्या है, कनाडा है। यहाँ पे डोमिनेशन किसकी है, लैंड की। लेकिन सरप्राइजिंगली द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल है वो क्या है, वाटर बॉडी। नॉर्थ पोल क्या है, वाटर बॉडी। और जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है उसको कौन डोमिनेट करता है, उसको वाटर डोमिनेट करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सारी जगह क्या है, पानी की, ठीक है, पानी ही पानी है। यहाँ पे सारी जगह पानी ही पानी है। लेकिन जो हमारा साउथ पोल है वहां पे कौन डोमिनेट कर रहा है, वहां पे लैंड डोमिनेट कर रही है। यहाँ पे क्या है, लैंड। अंटार्कटिका दिख रहा है आपको, यहाँ पे वाटर बॉडी दिख रही है आपको, ये वाटर बॉडी है और ये लैंड है। इसके आगे पीछे लैंड है, इसके आगे पीछे वाटर बॉडी है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर जो है डोमिनेटेड बाय वाटर, बट सरप्राइजिंगली द साउथ पोल इज लैंड। वैसे ही जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो डोमिनेटेड बाय लैंड, बट द नॉर्थ पोल इज वाटर बॉडी। ये है 60 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर, आपको बताया। इसके नीचे जो है ये कौन सा ओशन है, अंटार्कटिक ओशन है या साउदर्न ओशन हम इसको बोल सकते हैं। इंडियन ओशन इज नॉट कनेक्टेड टू द नॉर्थ पोल। आपको दिख रहा है कि जो इंडियन ओशन है वो नॉर्थ पोल से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हमारा जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ये आपको समझाते हैं आइए स्पीच पे। अब देखिए आपको यहाँ पे इंडिया दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है हमारा इक्वेटर, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से जो मॉनसूनल विंड्स आती हैं वो ऐसे करके इंडिया की तरफ आती हैं, लेकिन यहाँ से वो ऊपर नहीं जा पाते हैं क्योंकि यहाँ पे उसको हिमालयास ब्लॉक करते हैं और ये यू टर्न लेके विंड्स ऐसे करके नीचे आ जाती हैं। हमारी विंड्स ऐसे नीचे आ जाती हैं और तमिलनाडु में जाके बरसात करती हैं। तो ये जो यू टर्न मारा ना, इसी यू टर्न को हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं।
ठीक है। जो हमारा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो क्या है, उसको बोलते हैं हम यू टर्न। जो ये विंड्स यू टर्न लेती है ना, इसको हम मानसून कहते हैं। ये जो विंड्स हमारी यू टर्न लेती है इसको क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। इसकी वजह से इंडिया हैज अ क्लाइमेट ऑफ इक्वेटर एज वेल एज ऑफ पोल्स। इंडिया में जो क्लाइमेट है वो इक्वेटर वाला भी है और पोल्स वाला भी है। यहाँ पे आपको हॉट डेजर्ट्स मिलते हैं, ग्लेशियर्स मिलते हैं जो कि पोल्स में मिलते हैं, और डेजर्ट्स मिलते हैं जो कि आपको इक्वेटर पे मिलते हैं। तो इंडिया में दोनों प्रकार का हमें क्लाइमेट देखने को मिलता है। हिमालयास जो हैं वो लार्जेस्ट वाटर रिजर्व हैं, फ्रेश वाटर रिजर्व हैं ऑफ इंटायर वर्ल्ड के। सो हिमालयास आर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व एज कंपेयर टू द इंटायर वर्ल्ड। हिमालय में आपको सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर मिलेगा, ठीक है। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नदियाँ भी निकलती हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, आपको पता तो है। तो इस वजह से जो हमारा हिमालयास है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट हिमालयास आर वर्शिप्ड बाय चाइनीज रिलीजन, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। और ऐसा कहा जाता है कि वन हु कंट्रोल्स द वेस्ट एशिया कैन कंट्रोल द सेंट्रल एशिया, ठीक है। और जो सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करता है वो साउथ एशिया को कंट्रोल करता है, और जो साउथ एशिया को कंट्रोल करता है वो इंडियन ओशियन को कंट्रोल करता है, और बेसिकली जो इंडियन ओशियन को कंट्रोल करता है वो इंटायर वर्ल्ड को रूल कर सकता है, वो इंटायर वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू के बारे में जान लेते हैं हम। पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको पता है ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। ये अफ्रीका से आया हुआ है, ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये काफ़ी स्टेबल लैंडफॉर्म है हमारा, काफ़ी स्टेबल लैंडफॉर्म है, ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है। और इसकी जो मतलब जब ये ओरिजिनेट हुआ, इसकी जो एज है वो किसके साथ मिलती है, कैनेडियन शील्ड के साथ मिलती है, अफ्रीका के साथ मिलती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलती है, और अंटार्कटिका के साथ मिलती है। यहाँ पे जो मिनरल्स फाउंड होते हैं, जो हमें हमारे प्लेट्यू में मिनरल्स मिलते हैं, वो सेम मिनरल्स अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में मिलते हैं। तभी तो इंडिया जो है अंटार्कटिका रिसर्च प्रोग्राम का मेंबर है। इंडिया जो है अंटार्कटिका रिसर्च प्रोग्राम का, इसलिए तो उसका पार्ट है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो आबादी है, हमारी जो 125 करोड़ की आबादी है, अभी तो 125 करोड़ भी कहाँ, उससे भी काफ़ी ऊपर चले गई है, ठीक है। 140-50 करोड़ की जो हमारी आबादी है, उसके लिए हमें जो हमारे पास लैंड है, इंडिया की जो लैंड है वो हमें कम पड़ रही है। तो इंडिया की लैंड से हमें 2.5 गुना ज़्यादा लैंड चाहिए अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन करवाने के लिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि और ज़्यादा रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं कि अपनी पॉपुलेशन को पालने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन करवाने के लिए। तभी हम क्या कर रहे हैं कि दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस आप न्यू जगह कहीं पे जाते हो और वहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज अगर मिलते हैं, तो उन नेचुरल रिसोर्सेज पे आपका हक होगा, अगर आप वो ढूंढते हो तो, ठीक है। तो इसलिए हम ये ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पता है सोसाइटी में हैव और हैव नॉट का कंसेप्ट जो है वो प्रिवेल करने लग जाता है। जो बिगर क्लास होती है, जो रिच पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो छोटे लोगों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड रहते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं, और जो पुअर लोग होते हैं वो रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आती है, और क्या होता है कि डिस्टेबल हो जाता है सारा सिस्टम। इस टाइम इंडिया के कितने जो रिसर्च स्टेशंस हैं वो अंटार्कटिका में एक्टिव हैं? कितने रिसर्च स्टेशन जो हैं इंडिया के अंटार्कटिका में एक्टिव हैं? 3 रिसर्च स्टेशन इंडिया के अंटार्कटिका में एक्टिव हैं, जिनका नाम जो है वो है भारती है, दक्षिण गंगोत्री है, और मैत्री है। यह आप ध्यान रखिएगा, भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ये 3 जो है एक्टिव प्रोग्राम्स हैं इंडिया के अंटार्कटिका में। तो इंडिया एज ए एग्रीकल्चर कंट्री, आपको पता है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, वो भी एग्रीकल्चर पे था, ठीक है। फूड पे फोकस था, एग्रीकल्चर पे फोकस था। तो एग्रीकल्चर जो है वो इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है लोगों की ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट सॉइल मिलती है, और हमारे प्लेट्यू जो है वो काफ़ी स्टेबल है। वहाँ पे हमें रॉकी और हार्ड सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है, और उसको हमें मतलब उसको खोदना या उसमें हल चलाना जो है काफ़ी हमें मुश्किल आती है, उसमें वो हार्ड सॉइल है। लेकिन जो हमारी एग्रीकल्चर सॉइल है, जो प्लेन की सॉइल है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल है। वहाँ पे जो रेन वाटर होता है वो इजीली चले जाता है नीचे, ठीक है। ग्राउंड वाटर उससे रिचार्ज हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुएँ हैं और ट्यूबवेल्स हैं। तो जो सॉफ्ट सॉइल है इसके नीचे, इसको क्या करता है कि इसके नीचे पानी जो है वो आसानी से चले जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज अच्छे से हो सकता है।
अच्छे से हो जाता है और इसकी वजह से हमें वेल्स एंड ट्यूबवेल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिवर्स भी हैं, डोमिनेशन ऑफ रिवर्स है। रिवर्स की डोमिनेशन की वजह से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, कैनाल इरिगेशन भी मिलता है, जो कि एब्सेंट है हमारे पेनिनसुलर रीजन में, क्योंकि वो एक हार्ड रॉक से बना है, या वहाँ पे ये चीज़ें नीचे जो है, जो हमारा पानी है वो नीचे जा ही नहीं पाता है, क्योंकि रॉक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं। और इस जगह पे आपको पता होगा कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का है कि मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ओवर फीमेल्स। मेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि मेल्स जो हैं वो खेत में काम करने के लिए उनकी जो बॉडी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा सहन कर सकती है, इसलिए यहाँ पे मेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और फीमेल्स का अबॉर्शन देखा जाता है, ठीक है, बच्चों को पेट में ही मार दिया जाता है। ये सब चीज़ें जो है पहले से चलती आ रही हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। ये जो रीजन है ये हाईली डेंस रीजन है, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऑब्वियसली प्लेन्स हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पे रोडवेज और रेलवेज जो हैं वो हाईली डेवलप्ड हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे प्रिवेल करती हैं। इवन गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ देती है, ठीक है, दूसरी फैक्ट्रीज़ को, मतलब एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। जो फैक्ट्रीज एग्रीकल्चर की हैं वो तो यहाँ पे हैं, लेकिन जो फैक्ट्रीज एग्रीकल्चर से ताल्लुकात नहीं करते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़ होगी, ठीक है, कोल इंडस्ट्री होगी, तो ये सब फैक्ट्रीज़ को गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है कि आप यहाँ पे भी, इस जगह पे भी, ग्रेट प्लेन्स में भी अपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज आप अपनी यहाँ पे स्थापित कीजिए। और जो रीजनल डेवलपमेंट है उसको बैलेंस करती है सरकार, ठीक है, सब्सिडी देके उनको बैलेंस करने के लिए बोलती है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ यहाँ पे लगाइए, जिसकी वजह से जो रीजनल डेवलपमेंट है वो बैलेंस हो पाए। अब आर्क्स और फेस्टून्स क्या होते हैं? जनरली आप इनसे सामना होता होगा आपका, आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं कि आर्क्स और फेस्टून्स क्या होते हैं। आर्क्स और फेस्टून्स मीन्स जैसे कोई आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये आइलैंड्स हैं, ऐसे कर्व शेप में, ठीक है, ऐसे कर्व शेप अगर इनको बने तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्क्स और फेस्टून। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स ऐसे ही तो हैं, ठीक है, कैरेबियन आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स हैं, जापान के आइलैंड्स हैं। जापान को हम क्या कहते हैं, फेस्टून कह सकते हैं, आर्क्स कह सकते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं आर्क्स और फेस्टून्स क्या होते हैं। अब इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्रीज क्या होती हैं? इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्रीज वो होती हैं जो दो कॉन्टिनेंट हैं, जैसे ये दो कॉन्टिनेंट, और इनका एरिया जो है दोनों कॉन्टिनेंट में फॉल करता है, उसको बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्रीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टर्की है, रशिया है। टर्की जो और रशिया है ये यूरोप और एशिया दोनों में फॉल करते हैं। अंकारा जो है कैपिटल है टर्की की, अंकारा, ये कहाँ पे फॉल करती है, एशिया में। लेकिन जो इस्तांबुल है टर्की की बिगेस्ट सिटी, वो कहाँ पे फॉल करती है, यूरोप में। तो इसलिए टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है, क्योंकि जो यूरोप है वो काफ़ी डेवलप्ड है और जो हमारा ये टर्की है ये इतना डेवलप्ड नहीं है, इसलिए इसको सिक मैन ऑफ यूरोप ही कहा जाता है, क्योंकि ये एशिया में भी फॉल करता है। और एशिया मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज। और ब्लैक सी एक ऐसा सी है जो कि एशियन टर्की को, यहाँ पे एशियन आना था, जो कि एशियन टर्की को यूरोपियन टर्की से अलग करता है। अब यूरोप की बात चल रही है तो इसी बहाने हम शिप रूट ऑफ यूरोप भी देख लेते हैं। जो शिप रूट है यूरोप का, जैसे अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन से जब शिप जो है वो एंटर करती है यूरोप में तो वो करती है रोटरडैम में, जो कि है नीदरलैंड का एक पोर्ट। नीदरलैंड का पोर्ट है रोटरडैम, इसको हम गेटवे ऑफ यूरोप भी कहते हैं, और ये राइन रिवर पे लोकेटेड है। तो उसके बाद शिप कहाँ जाती है, जर्मनी में जाती है, एसेन में। एसेन फर्स्ट सिटी है जहाँ पे शिप एंटर करती है, और दिस इज फेमस फॉर लोकोमोटिव एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। जो फर्स्ट टर्बो इंजन था वो भी यहाँ पे ही बनाया गया था एसेन में, ठीक है, जर्मनी की। उसके बाद क्लोन सिटी आती है, और जो क्लोन सिटी है इट इज़ फेमस फॉर द परफ्यूम्स, ठीक है। क्लोन सिटी किसके लिए फेमस है, परफ्यूम्स के लिए फेमस है। बोन सिटी, उसके बाद कौन सी सिटी आती है, उसके बाद शिप पहुंचती है बोन सिटी में। बोन सिटी इज फेमस फॉर कटलरी इंडस्ट्रीज। बोन चाइना पता है ना आपको, तो इट इज़ फेमस फॉर कटलरी इंडस्ट्रीज। देन उसके बाद जो शिप है वो जाती है फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ जर्मनी। और उसके बाद फाइनली शिप जाती है स्टुटगर्ट में, जो कि फेमस है हेडक्वार्टर ऑफ वॉक्सवैगन, मर्सिडीज एंड ऑडी के लिए, ठीक है। इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के जो हेडक्वार्टर हैं वो इस जगह पे हैं। और फाइनली जो शिप है वो रोन रिवर में एंटर करती है। सबसे पहले शिप जो है जब एंटर करती है यूरोप में, रोटरडैम में, तो वो राइन रिवर होती है, और जब बाहर निकलते टाइम रोन रिवर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद मेडिटेरेनियन सी में आती है, और वहाँ से स्विस कैनाल को पार करके आती है, ठीक है, कहाँ पे, अरेबियन सी में, जहाँ पे पायरेसी होती है, ठीक है। और उसके बाद इंडियन ओशन में एंटर करती है।
यहाँ पे अरेबियन सी में इंडियन पुलिस जो है पेट्रोल करती है, लेकिन अभी यूएसए और इटली की पुलिस भी यहाँ पे पेट्रोल करती है। और फिर जो शिप है वो मलक्का स्टेट में जाती है, और अगर उसको इंडिया में आना है तो इंडिया में आएगी, नहीं तो सीधा इंडियन ओशन से मलक्का स्टेट में चली जाएगी। इतना लंबा रूट शिप इसलिए यूज करती है क्योंकि ये जो रूट है ये मार्केट बेस्ड रूट है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर अर्थ। अर्थ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है हाई स्पीड से। बिग बैंग के बाद हमारी जो अर्थ थी काफ़ी हॉट थी, एक फायर का गोला की तरह थी। ठीक है, एक आग के गोले की तरह थी, और ये घूमती गई। घूमने की वजह से आस्ता आस्ता ये ठंडी हुई, और ठंडे होने के दौरान जो हाई डेंसिटी थी, हाई डेंसिटी जो मटेरियल था वो नीचे सेटल डाउन हो गया। फिर उसके ऊपर लाइट डेंसिटी मटेरियल सेटल डाउन हुआ, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लाइट मटेरियल सेटल हुआ। ये एक सिंपल वे है जिस वे में आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब फायर का गोला थी तो जब घूमने से चीज़ क्या होती है, ठंडी होती है। तो ठंडे होने के साथ साथ जो हाई डेंसिटी मटेरियल था वो पहले ठंडा हुआ, ठीक है, वो नीचे बैठ गया। फिर उसके बाद दूसरा जो लाइटर पार्ट था, लाइटर मटेरियल था, वो ठंडा हुआ, और फिर जाके हमारी क्रस्ट फॉर्म हुई। और क्रस्ट का जो मटेरियल है वो कौन सा है, वो ग्रेनाइट है। और जो सबसे पहले हमारा जो मटेरियल था, सबसे पहले जो मटेरियल ठंडा हुआ वो कौन सा मेटल था, वो था निकल और आयरन। ठीक है, जिसको हम निफी भी कहते हैं। बोथ आयरन एंड निकल लेयर फर्स्ट सेटल डाउन इन द बेस एंड वी कॉल्ड इट ए लेयर ऑफ कोर, इसको हम कोर कहते हैं। और उसके बाद जो लाइटर मटेरियल जो सेटल हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम सिलिकॉन और मैग्नीशियम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटल। उसके बाद लाइटर मटेरियल सेटल हुए कहाँ पे, मेंटल में। तो मेंटल किसकी बनी हुई है, सिलिका और मैग्नीशियम की, और लिटिल बिट इसमें आयरन भी है। अब नीचे आयरन सेटल हुआ है तो ऊपर भी थोड़ी बहुत मिक्सिंग तो हो जाती है, इतना तो आपको पता है। उसके बाद हमारा अपर पार्ट ऑफ द अर्थ बना, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो कि था ग्रेनाइट से। ये जल्दी ठंडा हो गया, ग्रेनाइट जल्दी ये जो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ था, क्रस्ट, जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन जो अंदर का पार्ट था वो ठंडा नहीं हो पाया था। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आता है, वॉल्केनो आते हैं। वॉल्केनो आज भी आते हैं क्योंकि जो अंदर का पार्ट है वो इतना ठंडा नहीं हुआ है। अब हमारी कुछ डिफरेंट माइथोलॉजीज हैं, हिंदू माइथोलॉजी है, रोमन माइथोलॉजी है, इस्लामिक माइथोलॉजीज हैं। ये कुछ ऐसी बातें करती हैं जो कि ज्योग्राफी भी सिद्ध कर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू माइथोलॉजी क्या कहती है कि समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से लक्ष्मी देवी जो है प्रकट हुई थी, और माउंट मंदार जो है वो अपेयर हुआ था। और ज्योग्राफी भी सेम यही कहती है। जब इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, जब ये ऊपर जा रहा था, नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रही थी, जब ये यहाँ पे टकराया तो सेडिमेंट्स फोल्ड हुए, और क्या बना, टेथिस सीध जो था वो खत्म हो गया, और यहाँ पे हिमालय बन गया। हिमालय यहाँ पे एक फोल्ड माउंटेन है, तो हिमालय यहाँ पे बना। तो सेम है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिंक समझ आ रहा है ना। अब जो लिंक यहाँ पे लिंक की बात मैं कर रहा हूँ कि हिंदू माइथोलॉजी में बोला गया है कि समुद्र मंथन हुआ, यहाँ से माउंट मंदार जो है वो अपेयर हुआ। वैसे ही हमारी ज्योग्राफी बोलती है कि यहाँ पे हिमालयास अपेयर हुए। टेथिस सी था ना यहाँ पे। तो जैसे ही हमारा इंडिया यहाँ से ऊपर जा रहा था, नॉर्थवर्ड मूवमेंट्स की उसने, तो जब वो टकराने वाला था ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराने वाला था, तो इसके सेडिमेंट्स जो हुए वो फोल्ड हुए, और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बना हिमालयास। इंडियन माइथोलॉजी दूसरी बात क्या बोलती है कि जो द्वारका थी, कृष्ण नगरी जो द्वारका थी, वो समुद्र के नीचे है। ये हिंदू माइथोलॉजी बोलती है कि वो अब समुद्र के नीचे है। हमारी ज्योग्राफी भी ये सिद्ध करती है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वेस्टर्न कोस्ट, वो एक सबमर्ज कोस्ट लाइन है। क्या है, सबमर्ज कोस्ट लाइन है। क्योंकि ये जो यहाँ पे टक्कर हुई थी, पहले ये वाला हिस्सा बचा था, फिर यहाँ पे ये वाला हिस्सा बचा था। तो जब यहाँ पे टक्कर हुई तो वो इतना ज़्यादा बड़ा कोलिजन था कि यहाँ पे क्रैक आ गया। समझ रहे हैं बात। जूइश और इस्लामिक माइथोलॉजी बोलती है कि अगर आपको भगवान पे यकीन है, इफ़ यू हैव फेथ इन गॉड, तो आपको कुछ प्लेसेस ऐसी मिलेंगी वर्ल्ड में जहाँ पे आप पानी के ऊपर चल सकते हो। तो ज्योग्राफी ने भी ये सिद्ध किया है कि बहुत सारी जगह हैं हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि आप वहाँ पे चल सकते हो। ठीक है, आप डूबेंगे नहीं। ठीक है, आप वहाँ पे डूबेंगे नहीं। अगर आप वहाँ पे आप जंप करते हो, सी में जंप करते हो, तो आप वहाँ पे तैरने लगोगे। यहाँ तक कि जिसको तैरना नहीं भी आता है वो भी तैरने लगेगा, आप डूबोगे नहीं। इतनी ज़्यादा सैलिनिटी है। तो यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं माइथोलॉजीज और ज्योग्राफी के बीच में, जो कि आज भी चीज़ें जो हैं वो सिद्ध होती हैं। नाउ अब ये बताइए कि सबसे पहले लाइफ आई अर्थ पे कि ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन तो काफ़ी ज़्यादा बाद में आई, और सबसे पहले क्या आई, लाइफ। ठीक है, लाइफ सबसे पहले आई। और कहाँ पे आई, लाइफ ओरिजिनेटेड इन द वाटर बॉडी। पानी में सबसे पहले लाइफ आई एज एन एरोबिक बैक्टीरिया।
ठीक है, केमिकली लाइफ जो है वो उत्पन्न हुई, केमिकली लाइफ फॉर्म हुई, और ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो फॉर्म हुआ कहाँ पे, पानी में। उसके बाद ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे आया और इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। जब ये सरफेस पे आया तो इसने क्या स्टार्ट किया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की, और जितनी भी CO2 थी, कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम क्या थी, कितनी थी, 21% कार्बन डाइऑक्साइड थी उस टाइम, जो कि आज 0.03% है। इसने सारी CO2 सक की और O2 ऑक्सीजन रिलीज की एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इसने क्या किया, सारी CO2 सक की और ऑक्सीजन रिलीज की एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से लार्जर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो उत्पन्न होना स्टार्ट होगी, वो पैदा होना स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल एनिमल्स आना स्टार्ट हो गए, एम्फीबियंस आना स्टार्ट हो गए, जैसे कि फ्रॉग हो गया, फ्रॉग को हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो बेसिकली जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें फिजिक्स भी कंट्रीब्यूट करती है, केमिस्ट्री भी कंट्रीब्यूट करती है, बायो भी कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, हम यहाँ पे फिजिक्स में देखो टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, रेनफॉल के बारे में पढ़ते हैं, गैसेस के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, बायो का तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मेन रोल है। बायो में 2 ब्रांचेस आती हैं मेनली, जूलॉजी एंड बॉटनी, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी जो है वो बेसिकली कंट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स है, जिसको हम एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, CO2 जो भी थी हमारे एटमॉस्फेयर में उसको कम किया, उसको सक किया, कम किया, फोटोसिंथेसिस की और O2 रिलीज की एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जब O2 की मात्रा बढ़ी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, तो बिगेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, लार्जर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो आना स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड एम्फीबियंस। उसके बाद और ज़्यादा ऑक्सीजन आती है। ठीक है, मोर ऑक्सीजन जो है वो आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो इकट्ठी होती है, और CO2 की मात्रा भी कम होती है, और डायनासोर्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ वॉल्केनिक इरप्शंस भी हो रहे थे, और यहाँ पे होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी ऑफ डार्विन अप्लाइड। यहाँ पे जो झेल गया वो जीत गया। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो थी वो कॉन्टिन्यूसली हो रही थी, और यहाँ पे क्या हो जाता है, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, लेकिन कॉकरोच एक्सटिंक्ट नहीं होता है, वो बच जाता है। एंड कॉकरोच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट फिटेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ठीक है, मोस्ट फिटेस्ट एनिमल ऑन अर्थ जो है वो कॉकरोच है, क्योंकि आपको पता है हर दिन आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये हिट आ गया, ये वाला हिट आ गया कॉकरोच को मारने के लिए। कॉकरोच जो है वो इजिली अडॉप्ट कर लेता है अपने आप को एटमॉस्फेयर में, क्योंकि कॉकरोच जो है वो इजिली अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है इंसेक्टिसाइड्स के थ्रू। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स के लिए वो इजिली अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, और वो हर एक कंडीशंस में अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। तो कॉकरोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा देर से अर्थ पे है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट फिटेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। और फिर ऐसे ही लार्जर फॉर्म ऑफ लाइफ आती गई, और लास्ट में ह्यूमंस आए, होमोसेपियंस। ठीक है, ह्यूमंस आए, और ह्यूमंस ने क्या किया, CO2 फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर दी। पता तो है आपको पॉल्यूशन कितना है, एशियन ब्राउन क्लाउड के बारे में बात की थी, और यहाँ पे क्या हुआ, CO2 बढ़ना स्टार्ट हो गई, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई, क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हो गया। और अब आपको पता है कि क्लाइमेट कितना चेंज हुआ है, 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गया है, और अगर 1 आधा डिग्री और टेम्परेचर ऊपर चले गया तो मालदीव्स डिसअपेयर हो जाएगा। और मालदीव्स को पता है ये कि अगर टेम्परेचर और ऊपर गया तो मैं डिसअपेयर हो जाऊंगा, पानी ज़्यादा ऊपर आ जाएगा, उनकी लैंड जो है वो डूब जाएगी। इसलिए मालदीव्स ने अनडिस्क्लोज लोकेशन पे एक लैंड परचेज की है वर्ल्ड में, और वो अपनी पॉपुलेशन को वहाँ शिफ्ट करेंगे उस। और अगर जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चले गया, ठीक है, मतलब अभी जो टेम्परेचर है उससे 4 डिग्री ज़्यादा सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, ज़्यादा पानी का लेवल जो है ऊपर जाएगा, ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघलेंगे, अंटार्कटिका में जो आइस है वो ज़्यादा पिघलेगी। तो देन देयर विल बी नो मुंबई, नो चेन्नई, नो कोलकाता, नो लंदन, नो न्यूयॉर्क एंड नो वाशिंगटन। ये सभी शहर जो हैं, बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इसी तरीके से आपके जो हैं बाकी भी लेक्चर्स आते जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।